हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके सेंट्रल एग्जाम के साथ साथ मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल कहता है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। पहला ऑप्शन में दिया गया अजय सेतु, ऑप्शन बी में दिया गया विनय सेतु, ऑप्शन सी में दिया गया गांधी सेतु और आपका ऑप्शन डी में दिया गया जवाहर सेतु। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाइए और वहाँ भी जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में आसान भाषा में हम आप सभी को बता चुके हैं कि पाटलिपुत्र यानी पटना में कौमुदी महोत्सव जो था वो गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर सवाल पूछा जाता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, शरद ऋतु में किस वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब गुप्त वंश के शासनकाल हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 3 कहता है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन से प्रसिद्ध थे। दोस्तों याद रखिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक के संस्कृत का जो तीसरा चैप्टर का नाम है वह है अलस कथा, जिसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। इन्हीं को मैथिली कवि या मैथिल कोकिल कवि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 3 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। दोस्तों मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वो किसे कहा गया है। दोस्तों संस्कृत का चौथा अध्याय जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसी चैप्टर में बोला गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी को कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में उसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा देवी का समय काल कितना था। दोस्तों याद रखिएगा, गंगा देवी का जो समय था वो 14वीं शताब्दी में था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 14वीं शताब्दी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसके गीत देवतागण भी गाते हैं। दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि देवा गीत कहानी गायंती, उसने बताया गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे देवतागण भी जन्म लेने के लिए बार बार तपस्या करते हैं। तो भारतवर्ष का जो गीत है वो देवतागण भी गाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतस्य यानी भारतवर्ष के। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 जो है आपके पाठ्य पुस्तक के कर्मवीर कथा नामक चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है कि कर्मवीर कौन था। दोस्तों कर्मवीर वाले चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो उसमें आप पाए होंगे कि कर्मवीर जो था ना, ये राम परवेश राम नामक एक लड़का था जो दलित पुरुष था, जो भीखा टोला गाँव का रहने वाला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। तो क्वेश्चन 8 कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि कौन लोभ से प्रभावित हो चुका था। दोस्तों व्याघ्रपति कथा पढ़ेंगे तो उसमें आप सभी को बताया गया होगा कि एक है व्याघ्र पथिक। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और पथिक का मतलब उसमें एक लड़का का नाम है। तो पथिक जो है वो लोभ लालच में आकर अपने जानों से हाथ धो बैठता है और बाघ के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बोला गया है कि कौन लोभ से प्रभावित हो चुका था, तो वो पथिक था। उसके बाद में क्वेश्चन 10 को देखिए कि अशांति सागर के तटों के बीच में कौन सा स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आज संसार में अशांति फैली हुई है, चारों तरफ शीत युद्ध का दौर चल रहा है और अशांति सागर के तटों के बीच में स्थित जो है वो हमारा संसार है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, संसार। उसके बाद में क्वेश्चन 11 को देखिए कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। तो आपके पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ में बताया गया है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष में विद्वान की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके पुरुष तत्व की पता नहीं चलता है। तो बोला गया कि बहती हुई नदियाँ कहाँ पे मिलती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता है।
उसके बाद में क्वेश्चन 12 को देखिए कि सत्य का खजाना कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सत्य का जो खजाना है वो कहाँ है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि देवलोक, जिसे अमर लोक भी कहा जाता है, तो देवलोक में ही सत्य का खजाना है। उसके बाद में क्वेश्चन 13 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 13 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। दोस्तों भारत महिमा पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पे वो जो दूसरा श्लोक है जिसमें बताया गया भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो ये जो श्लोक है ना, ये किस पुराण से संकलित है, किस पुराण से लिया गया है। तो दोस्तों पूरे भारत में पाठ में पूरे 5 श्लोक हैं, जिसमें विष्णु पुराण से लिए गए हैं 3 पद और भागवत पुराण से 2 पद लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब भागवत पुराण हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि पुराण के रचनाकार कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। पुराण के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी एक ऐसे रचनाकार थे जिनके माध्यम से महाभारत की रचना भी की गई थी, और महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से रामायण तथा रामचरितमानस की रचना की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 15 कहता है कि रूप की रक्षा किससे होती है। आपके पाठ्य पुस्तक में एक काफ़ी सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसका नाम है नीति श्लोका। दोस्तों नीति श्लोका में बताया गया है कि मृजा रक्षते रूपम कुल वृतेन रक्षते। इस प्रकार से बोला गया है कि मृजा से ही रूप की रक्षा किससे होती है, तो मृजा से होती है, यानी श्रृंगार करने से रूप की रक्षा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब मृजा रक्षते यानी वस्त्र। इसके बाद में क्वेश्चन 16 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अपशय को कौन सा नष्ट करता है। दोस्तों अपशय जो है इसे कौन सा नष्ट कर देता है, तो अपशय का मतलब होता है घृणा। मान लेते कोई व्यक्ति आपसे घृणा कर रहा है, तो उसी के घृणा को यदि नष्ट करना हो तो जाहिर सी बात है आपको नम्रता से पेश आनी होगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगला सवाल करता है रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने किया था। है दोस्तों याद रखिएगा, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि नहीं बल्कि महर्षि कालिदास जी हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 18 कहता है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। यहाँ पे सवाल बोला गया है कि मंदाकिनी जो नदी है, जो मंदाकिनी वर्णन पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं मंदाकिनी नदी कौन ऐसे पर्वत है जिसके निकट से होकर बहती है, प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट। उसके बाद में बोला गया है कि भिक्षुक किस वेश में आया था। दोस्तों भिक्षुक जो है वो कौन से वेश में आया था, तो यहाँ पे 19 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राह्मण के वेश में। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों आपके 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक संस्कृत में एक चैप्टर है जिसमें नाम है कर्णस्य दानवीरता। तो उसमें कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया है। तो कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए भगवान जो इंद्र है वो भिक्षुक के भेष में, ब्राह्मण के भेष में यहाँ पे कर्ण के पास में आते हैं और उससे भिक्षा स्वरूप, दान स्वरूप कवच और कुंडल मांग लेते हैं, जिससे उनकी शक्ति छीन हो जाती है। और अगले दिन महाभारत के युद्ध में कर्ण का जो है वो अर्जुन के माध्यम से हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भगवान इंद्र जो है वो भिक्षुक अर्थात वामन के भेष में कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए आते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 करता है कर्ण कवच और कुंडल किसको दे देता है। दोस्तों कर्ण कवच और कुंडल जो है वो वामन भेष रूपी इंद्र भगवान को दे देता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र। अगला सवाल इसमें 21 कहता है मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। उसमें 21 बोला गया है कि मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य यानी सही और गलत का ज्ञान कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कहता है उच्चारण क्रिया का कौन सा बोध कराता है। दोस्तों याद रखिएगा, उच्चारण क्रिया का भी बोध शिक्षा के माध्यम से होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कहता है निरुक्त के रचयिता कौन है। दोस्तों निरुक्त के जो रचयिता हैं वह है यास्क, जो कि ऑप्शन डी में है। यास्क के माध्यम से ही निरुक्त की रचना की गई थी। भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी है। काफ़ी सिंपल सवाल है। भारत की जो गौरवपूर्ण भाषा है वो संस्कृत है, और भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है।
उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 25 कहता है कि भारत रत्न से कौन विभूषित हुए थे, यानी ये चारों ऑप्शनों में वह कौन ऐसा ऑप्शन है जो भारत रत्न से विभूषित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है। तो वो है विद्या चंद्र राय, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि नरक के कितने द्वार हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो काम, क्रोध और लोभ होते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ कितने हुए? तो 3 हुए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 3। उसके बाद में बोला जाता है कि कुल की रक्षा किससे होती है। तो दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ में बताया गया है कि सत्य योगेन रक्षते या सत्य धर्माय रक्षते योगेन रक्षते। और यहाँ पे बोला गया मृजा रूपम रक्षते कुल वृतेन रक्षते। तो कुल वृतेन की रक्षा किससे होती है? तो वृत से ही कुल की रक्षा होती है, यानी संस्कार से ही पूरे परिवार की रक्षा होती है। अगला सवाल 28 कहता है राम परशुराम के गांव का क्या था। दोस्तों राम परशुराम के गांव का नाम क्या था। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि राम परशुराम जो है ये बिहार के भीखन टोला गांव का एक दलित बालक था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब भीखन टोला होगा। और भीखन टोला देखिएगा तो आपको दोनों ऑप्शन में देखना है, एक जगह है भीखना टोला और डी में दिया गया भीखन टोला। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब भीखन टोला हो जाएगा। उसके बाद में 29 में बोला गया है कि राम परवेश के परिवार में कुल कितने लोग थे। तो दोस्तों याद रखिएगा राम परवेश के परिवार में कुल 4 लोग थे, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1875 ईस्वी की बात है, जब स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1875 ईस्वी में। उसके बाद में कुछ में 21 कहता है कि राजन शब्द प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होता है। दोस्तों राजन शब्द जब प्रथम बहुवचन के रूप में जाइएगा ना तो ये आपका राजना हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 को देखिए। क्वेश्चन 32 कहता है कि मुनय किस विभक्ति का रूप है। दोस्तों याद रखिएगा मुनय जो है ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 को देखिए तो बोला जा रहा है कि तस्मात की शब्द का रूप है। दोस्तों यत एक ऐसा वर्ड है जिसके विभक्ति के रूप में जाइएगा तो तस्मात मिलता है। तो कहा जाएगा कि तस्मात की शब्द का रूप है, तो आप कह सकते हैं कि यत शब्द का रूप है तस्मात। उसके बाद में बोला गया है कि नदीम पद का मूल रूप क्या होता है। दोस्तों नदीम जो है ना यह एक ऐसा पद है जिसके मूल रूप आप सभी को बताना होगा। तो नदी का ही होता है नदीम या नद्ध। उसके बाद में बोला गया कि पश्यंती का मूल धातु रूप क्या होता है। दोस्तों पश्य का मतलब होता है देखना, और पश्यंती यहाँ पे लट लकार का तीसरा बहुवचन का रूप का यूज किया गया है। तो यहाँ पे दृश्य हो जाएगा, दृश्य का मतलब देखना, और ये पश्यंती का मतलब ही होता है देखना। उसके बाद बोला गया है कि आपस्यामी किस लकार का रूप है। दोस्तों आपस्यामी जो है ना ये कौन से लकार का रूप है। तो लिट लकार में ही होता है अस्यामी। तो यहाँ पे आपस में यामी मिलकर आपस्यामी बन गया है। और इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 37 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 37 कह रहा है कि इस धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये होता है इच्छत। उसके बाद में क्वेश्चन 38 कहता है कि कुरु में कौन सा लकार है। दोस्तों कुरु में जो लकार है ना ये कौन सा है। तो इसमें है लोट लकार। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा लोट लकार। उसके बाद में कि लम प्लस उद्रह की संधि क्या हो जाएगी। तो दोस्तों लंबोदर का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो लम प्लस उद्रह होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन बी होगा लंबोदर। उसके बाद बोला गया कि प्रतिष्ठा कौन सी संधि है। दोस्तों प्रतिष्ठा जो है ना ये कौन सी संधि है। तो प्रतिष्ठा का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये व्यंजन संधि हुआ, चूँकि इसमें स्वर और व्यंजन के मेल से प्रतिष्ठा बनता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 41 को देखिए कि मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों मनोहर का संधि विच्छेद बनाते हैं हम लोग ना, तो मनः जुड़ हर होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 41 में देखेंगे तो ऑप्शन बी में है मनः जुड़ हर। देखिए विसर्ग नहीं होगा, मनः जुड़ हर बराबर मनोहर, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 42 कहता है परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है। तो दोस्तों परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। तो परा से बनता है पराजय, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में बोला गया है कि अधिक उपसर्ग के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 43 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिगच्छति। उसके बाद में है कि उपदिशन्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो जैसे हम पढ़े थे ना तभी मालूम चल गया था कि देखिए उपदिशन्ति, तो उपदिशन्ति में उप उपसर्ग लग गया है जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गति ही। गति ही में कौन सा कृत प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए गति ही में जो है ना ये आपका कि अक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। अक्तिन प्रत्यय का सांकेतिक चिन्ह यहाँ पे विसर्ग होता है, ठीक है। जैसे गति में दो विसर्ग लगा देंगे तो गति हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि गति में अक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में बोला गया कि लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो 46 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ईमानिस एक प्रत्यय होता है जिसके किसी भी शब्द के अंत में माँ लगाता है, जैसे लघिमा, तो पूर्णिमा, इसमें ईमानिस प्रत्यय होता है जिसे सानस्य प्रत्यय भी कहा जाता है। अगला सवाल है घनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों घनवती में जो है ये डी प्रत्यय लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये घ न व होगा, इसमें डी प्रत्यय मिलाकर ये घनवती बना दिया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद बुलाया गया कि वीणा पाणी में कौन सा समास है। आप सभी को समास वाले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो, इसका समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता हो, तो ऐसे तमाम समासों को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में बोला गया है कमल मुखम का विग्रह क्या होता है। कमल के मतलब कमल फूल के जैसा, मुखम के मतलब मुँह, तो कमल इवा मुखम यानी कमल के जैसा मुख, तो जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 50 को देखिए कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण दीजिए। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद अव्यय होता है। तो देखिए अव्यय यहाँ पे यथा एक ऐसा वर्ड है, यथा हो गया, प्रति हो गया, ये सभी वर्ड जो है ये अव्यय होते हैं। जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव। उसके बाद में बताया श्री राम का विग्रह क्या होता है। दोस्तों श्री राम का यदि आप विग्रह करेंगे तो ये होगा श्री युक्त राम, श्री युक्त राम यानी श्री राम। उसके बाद में क्वेश्चन 52 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 52 यहाँ पर कहता है आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। दोस्तों आपादान के मतलब होता है से और करण के मतलब ही होता है से। तो आपादान कारक में पांचवी विभक्ति लगती है जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि अपवर्ग तृतीया शूद्र का सही उदाहरण कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो अपवर्गित शूद्र का सीता क्रोसेन कस्मात् अकथ्यत, सीता क्रोसेन कथयाम अकथ्यत, ये जो ऑप्शन दिया गया है ना ये अपवर्गित द्वितीय शूद्र का उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में क्वेश्चन 54 को देखिए कि प्रेम कुमार तीव्र धावती, वाक्य में तीव्र पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से हुई है। तो यहाँ पे 54 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रिया विशेषण एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से तीव्र शब्द का प्रयोग द्वितीय विभक्ति के रूप में किया गया है। उसके बाद 55 कहता है अहम डॉडर सह गया नगरे गच्छामि, यहाँ पे वाक्य में निम्नलिखित स्थान में कौन सा पद होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 55 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा किरणेन, यानी अहम किरणेन सह नगरे गच्छामि। उसके बाद में है कि महत चौसौ नगरम का समस्त पद क्या हो जाएगा। महत चौस नगरम, दोस्तों महत चौस नगरम का जो समस्त पद हो जाएगा वह होगा महानगरम। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 57 कहता है बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। दोस्तों बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका समस्त पद किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता है। तो यहाँ पे 57 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अन्य पद प्रधान होता है, दोनों को छोड़कर किसी अन्य की प्रधानता बतलाई जाती है। 58 देख लीजिए कि हे राम आगच्छत, यानी हे राम आ जाइए, इस वाक्य में हे राम पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम विभक्ति जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 59 को देखिए कि घोटक तीव्र धावती यानी घोड़ा तेज दौड़ती है, वाक्य में तीव्रम यानी तेजी के लिए द्वितीय विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से लगाई गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषणे द्वितीय। क्रिया विशेषणे द्वितीय एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे तीव्रम के लिए द्वितीय विभक्ति के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देखिए। क्वेश्चन 60 कहता है कि रुच्यर्थानाम प्रियमाण से प्रियमाण में कौन सी संज्ञा होती है। दोस्तों याद रखिएगा
रुचि अर्थानाम प्रियमाण में प्रियमाण एक ऐसा शब्द है जिसमें संप्रदान एक संज्ञा होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 60 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में आपको 60 से लेकर पूरे 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तमाम ऑब्जेक्टिव के साथ समेटिव क्वेश्चनों का सलूशन देखने को मिलेगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव तथा समेटिव क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।